अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलाम मुस्तफ़ा गाज़ी क्विक अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी अनाउंस किया है टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं, टैक्स रिलीफ। और एक्सपेक्टेड ये है कि इंशाल्लाह इन रिलीफ की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और अलाइड इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो बाकी सप्लाई करने वाले लोग हैं, वो भी ग्रो करेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। तो लेट्स स्टार्ट जी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसको टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 कहते हैं, और अमूमन लोग इसको जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलीफ मेजर्स के नाम से या पैकेज के नाम से याद रखते हैं। फाइनेंस एक्ट 1989 में जो कैपिटल वैल्यू टैक्सेशन के हवाले से जिक्र था, वो प्रोविजंस इस ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो CVT अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से उठा लिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस में जो इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन थी, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी डाल दिया गया है, और उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस और अदर स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ लैंड वगैरह वो डाल दिए गए हैं। और अब बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दी गई है। जो बिल्डर्स और डेवलपर अपने आप को इस ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर करेंगे, उनके ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन की बजाय इस ऑर्डिनेंस के तहत जो टैक्सेशन है वो अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं। पहली तो ये है कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ से इनिशिएट होंगे वो 30 सितंबर 2022 तक कंप्लीट होने चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं जो इसमें रजिस्टर होते हैं, वो भी सितंबर 2022 तक कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके लिए यह है कि जो ऐसे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनकी जो टैक्सेशन 2019 तक की होगी, वो नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस के तहत होगी, यानी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक होगी। और उसके बाद की जो टैक्सेशन है वो प्रोरेटा बेसिस पे इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट कंपनीज की टैक्सेशन इस ऑर्डिनेंस के तहत होगी, उनकी टैक्सेशन किसी और हेड ऑफ इनकम के तहत नहीं होगी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में दिए गए हैं। और इसमें किसी किस्म की कोई डिडक्शन किसी एक्सपेंस की वो अलाउ नहीं की जाएगी, और अमाउंट ऑफ टैक्स जो ऑलरेडी पे हो चुका है, ठीक है, वो रिफ़ंड नहीं होगा। यानी कोई डिडक्टेबल अलाउंस जो चैप्टर 3 पार्ट 9 में दिया गया है, वो भी आप नहीं क्लेम कर सकते, और किसी लॉस को सेट ऑफ करने के लिए भी इस इनकम को आप यूज़ नहीं कर सकते। और सेक्शन 236 के जो कि परचेज़ और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है, उसके अलावा कोई क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते, और इसमें कोई रिफ़ंड नहीं होगा इनकम टैक्स का जो पहले कोई डिडक्ट हो गया है। और अगर कोई टैक्स शॉर्ट पेड है या नहीं पे किया गया, और वो पेएबल होगा, वो करना पड़ेगा एज़ पर दिस ऑर्डिनेंस। एक और रिलीफ जो दिया गया है वो सेक्शन 113 और 113A के हवाले से, जो मिनिमम टैक्स सर्टेन पर्सनस के ऊपर लगता है, वो उस प्रोविजंस जो हैं वो बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्टर जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर होंगे उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यानी कि वो मिनिमम टैक्स देना उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 111 जो कि सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का पूछता है कि यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उसका सोर्स क्या था, वो भी नहीं पूछा जाएगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में की है और वो आपने रजिस्टर कराया है वो अंडर दिस ऑर्डिनेंस। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि
अगर उसने इंडिविजुअल के तौर पर, इंडिविजुअल बिल्डर या डेवलपर के तौर पर इन्वेस्टमेंट की है, और जो इन्वेस्टमेंट है अगर रकम कैश की सूरत में है तो वो एक नए बैंक अकाउंट में वो डिपॉज़िट करवाएगा बिफोर 31 दिसंबर 2020। और अगर वो इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड है, ज़मीन की शक्ल में की गई है, सच बिल्डर और डेवलपर शैल हैव द ओनरशिप टाइटल ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस लॉ। यानी कि इस लॉ की प्रोमलगेशन के टाइम जो ज़मीन वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसकी टाइटलशिप उसके पास होना ज़रूरी है। अगर वो उसका ऑनर नहीं है तो वो उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा। अगर कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर वो कंपनी सिंगल ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम में रजिस्टर हुई है और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कंस्ट्रक्टर या बिल्डर के तौर पर रजिस्टर हुई है तो, और ये कंपनी जो ये लॉ पास हुआ है इस लॉ के पासिंग से लेकर 31 दिसंबर 2020 के दरमियान में रजिस्टर हुई हो, और जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो इस कंपनी का शेयर होल्डर हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर हो। और अगर ये इन्वेस्टमेंट मनी की फॉर्म में है तो ये थ्रू क्रॉस चेक होनी चाहिए, और इस एओपी या कंपनी की के अकाउंट में जमा होनी चाहिए वो बिफोर 31 दिसंबर 2020। और अगर ये लैंड की फॉर्म में है तो 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम पे ये ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। और ये ओनरशिप जो है ना, जैसे पहले कहा कि उस मेंबर या उस शेयर होल्डर के टाइटल में होनी चाहिए इस ऑर्डिनेंस के इजरा से पहले पहले। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो ऊपर हमने इंडिविजुअल और कंपनी आईओपी की बात की, ये अगर आप करना चाह रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत तो फिर आयरस में अपने आप को आप रजिस्टर करेंगे, एफबीआर का जो वेब पोर्टल है उसके अंदर, और ये जितनी इन्वेस्टमेंट है ये सारी की सारी उस प्रोजेक्ट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। और जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी या नेस्पाक से अप्रूव होना ज़रूरी है कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है बिफोर 30th ऑफ सितंबर 2022। और अगर इन केस ऑफ डेवलपर है अगर तो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी या नेस्पाक सर्टिफाई करेंगे लैंडस्केपिंग 30 सितंबर 2022 तक कंप्लीट हो चुकी थी, और एक फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो QCR रेटेड होगी एज सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग उसकी होगी, तो वो सर्टिफाई करेगा कि 50% ऑफ द प्लॉट्स बुक हो चुके थे और 40% ऑफ द प्रोसीड्स, जो उनकी सेल प्रोसीड्स हैं वो रिसीव हो चुकी थी 30 सितंबर 2022 तक, और 50% ऑफ द रोड्स जो हैं वो सब ग्रेड लेवल के वो कंप्लीट हो चुके थे, वो भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है फ्रॉम नेस्पाक और मैप अप्रूविंग अथॉरिटी। इसी तरह सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 111 नहीं पूछा जाएगा अगर फर्स्ट परचेजर ऑफ बिल्डिंग और यूनिट ऑफ बिल्डिंग जो है वो कोई शख्स है तो उससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर सारी की सारी पेमेंट थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट या क्रॉस चेक की गई है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से और कंप्लीट हो गई है सारी पेमेंट 30 सितंबर 2022 तक इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। और इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट दी बैलेंस अमाउंट अगर कोई है तो वो सितंबर 2022 तक सारी की सारी सेटल होना ज़रूरी है, फिर उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह कोई प्लॉट अगर आपने लिया हुआ है और 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले आपने ख़रीदा है और उसकी पेमेंट जो है प्लॉट की पेमेंट 31 ऑफ दिसंबर 2020 तक क्रॉस बैंकिंग चैनल से हो चुकी है और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 31 ऑफ दिसंबर 2020 को या उससे पहले स्टार्ट हो चुकी है, और ये
कंस्ट्रक्शन वर्क जो है 30 सितंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाती है, तो और वो शख्स अपने आप को IRS पे रजिस्टर करता है, तो वो भी सेक्शन 111 के तहत सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका भी नहीं पूछा जाएगा। इस पर्पज़ के लिए लैंड और बिल्डिंग की जो कास्ट है वो 130% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू जो FBR के रेट्स हैं उससे 130% ज़्यादा होना ज़रूरी है। पब्लिक ऑफिस होल्डर या वो लोग जिन्होंने इलीगल चैनल से पैसा कमाया है या उनके बेनामीदार जो हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। एलिजिबल कंपनी के डायरेक्टर को जो डिविडेंड इनकम होगी वो भी उस पर तो कोई टैक्सेशन नहीं होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन में सेल की गई है इस स्कीम के तहत तो वो उसके ऊपर जो 10% टैक्स रेट था वो रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत सेकंड शेड्यूल में जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि उसकी कंडीशन ये है कि एट द टाइम ऑफ सेल वो उसकी टाइटलशिप में थी प्रॉपर्टी और उसमें वो रह रहा था, वो खुद या उसके स्पाउस या उसके डिपेंडेंट्स रह रहे थे, और लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड से घर की सूरत में 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं है और फ्लैट की सूरत में 4000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है, और उन्होंने इससे पहले कैपिटल गेन की एग्जामेशन नहीं ली। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी या एहसास प्रोग्राम के तहत लो कॉस्ट हाउसिंग में जिन डेवलपर्स या कंस्ट्रक्टर ने इन्वेस्टमेंट की है या जो करेंगे उनको 90% टैक्स रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं जी 11th शेड्यूल की, जिसमें रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स पेएबल देयर ऑन, यानी कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के ऊपर टैक्सेशन का प्रोसीजर क्या होगा और उसका टैक्स पेएबल कितना होगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो इनकम टैक्स पेएबल है इसमें वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे होगा और जो रेट्स दिए हुए हैं नीचे हम आप डिस्कस करेंगे उसके मुताबिक होगा, और ये रेट्स जो अप्लाई होंगे वो एनुअल टैक्स लायबिलिटीज़ की जो होगी वो होगी टैक्स लायबिलिटी एज़ पर रेट्स इन रूल 10 जो रेट्स हैं, और एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इन ईयर्स, और प्रोजेक्ट लाइफ जो है वो 2.5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में ये समझा जाएगा कि ये 3 साल के प्रोजेक्ट्स होंगे और वो 3 साल पूरे हो जाएंगे 2022 में, और ये टैक्स जो कंप्यूट होगा ये फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होगा। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए ज़रूरी है कि वो FBR के पोर्टल पर IRS में पहले अपने आप को रजिस्टर करें और अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने कंप्लीट करने हैं उनको अलग अलग रजिस्टर करें। हर बिल्डर या डेवलपर के लिए ज़रूरी है कि वो FBR से अप्रूवल लें और सर्टिफिकेट लें नेस्पाक या जो मैप अप्रूविंग अथॉरिटी है उससे, जिसमें उसका टोटल लैंड एरिया, कवर्ड एरिया इन स्क्वायर फीट, सेलेबल एरिया और टाइप, ये कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है। हर बिल्डर या डेवलपर जो इस स्कीम के से फ़ायदा उठाना चाहता है उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो 1/4 ऑफ जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो जमा करवाए, यानी कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सेक्शन 147 के तहत उसने जो लायबिलिटी उसकी बनती है उसने जमा करवानी है। इसी तरह बिल्डर और डेवलपर जो है वो जो उसकी टैक्सेशन 100D के तहत है वो 10 गुना अपने टैक्स जो उसने पे किया उससे ज़्यादा अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकता है, 10 टाइम्स ऑफ द टैक्स पेड। इस बिल्डर्स और डेवलपर्स सेक्शन 153 और सेक्शन 150 के तहत जो विद होल्डिंग होती है उससे भी एग्जाम्प्ट होंगे और अपनी परचेजेस जैसे रॉ मटेरियल्स हैं स्टील और सीमेंट के अलावा और बाकी जो सर्विसेज हैं प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, शटरिंग और इस तरह की जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करने से वो एग्जाम्प्ट होंगे। जैसे पहले जिक्र किया है कि सेक्शन 150 जो कि डिविडेंड इनकम के बारे में है, तो डिविडेंड के ऊपर भी उनकी विद होल्डिंग टैक्स नहीं होगा और वो एग्जाम्प्ट होगा। इसी तरह बिल्डर्स या डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन यानी 2.5 साल के दौरान जो शेयर होल्डिंग चेंज नहीं कर सकते। इनिशियल हाफ जो पीरियड है उसके बाद अगर वो चेंज ऑफ ओनरशिप होती है
तो ज़रूरी है कि 50% ऑफ कॉस्ट इनकर हो चुकी हो तब तक। और ये सर्टिफिकेट वो आई कैप की एक्यूसी या रेटेड फॉर्म्स से लेंगे, सेटिस्फैक्ट्री जिसकी रेटिंग हो। इन केस अगर किसी पार्टनर या डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स जो हैं, जो वारसान हैं, वो उसके पार्टनर तस्वर किए जाएंगे। इसी तरह एडिशनल पार्टनर्स या शेयर होल्डर ऐड किए जा सकते हैं दिसंबर 31, 2020 के बाद, लेकिन वो एग्जेम्पशंस उनको नहीं मिलेंगी, यानी उनकी जो पार्ट ऑफ शेयर है जो इनकम का, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन होगी। अब हम बात करते हैं जी कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट की। अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो जब लेआउट प्लान अप्रूव हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो तब वो कमेंसमेंट तस्वर किया जाएगा। और अगर अब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो गया कंसर्न अथॉरिटी से, तो वो कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट तस्वर की जाएगी। इसमें यह है कि अगर कंस्ट्रक्टर या बिल्डर ने पूरे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं और अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है और 30 दिन गुजर गए हैं, 31 दिसंबर 2020 आ गया और अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं आई, तो ये तस्वर किया जाएगा कि उसकी अप्रूवल हो गई है। कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्डर की सूरत में डेट ऑन विच द ग्रे स्ट्रक्चर इज़ कम्प्लीटेड, और ग्रे स्ट्रक्चर में उसका छत भी शामिल है, यानी छत डल गई तो समझा जाएगा कि कंप्लीशन हो गई है। और अगर डेवलपर है तो एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल प्लॉट्स बुक हो गए और 40% ऑफ सेल प्रोसीड जो है ना उनकी पेमेंट आ गई है, और लैंडस्केपिंग कंप्लीट हो गई है, और 50% ऑफ द रोड्स जो है सब ग्रेड लेवल के वो बिक चुके हैं, और नेस्पा की अप्रूविंग अथॉरिटी की अप्रूवल आ चुकी है, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट तस्वर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जी रेट्स जो 11 शेड्यूल में दिए हुए हैं। तो रेट पर्पज़ के लिए इन्होंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है पूरे पाकिस्तान को। कैटेगरी ए में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद आते हैं। कैटेगरी बी में हैदराबाद, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, पेशावर, मर्दान, एबटाबाद और कोयटा आते हैं। और कैटेगरी सी में इनके अलावा जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो बाकी शहर हैं, वो आते हैं। अब रेट्स की बात करते हैं जी। कमर्शियल बिल्डर्स के जो रेट्स हैं वो कैटेगरी ए में किसी भी साइज़ में अगर वो हैं, स्क्वायर फिट कोई भी एरिया है, तो कैटेगरी ए में 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, कैटेगरी बी में 230 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, और कैटेगरी सी में 210 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट होगा। और अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं तो 3000 स्क्वायर फिट तक जो है वो कैटेगरी ए के 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, कैटेगरी बी के 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, और कैटेगरी सी के ऊपर 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट के हिसाब से टैक्स लगेगा। और अगर स्क्वायर फिट 3000 से ज़्यादा हैं तो कैटेगरी ए में 125 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट, कैटेगरी में 110, और कैटेगरी सी में 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसी तरह डेवलपर्स के ऊपर कोई भी साइज़ होगा, ए कैटेगरी में 150 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, बी कैटेगरी में 130 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, सी कैटेगरी में 100 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। और फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, अगर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं तो कोई भी साइज़ ऑफ प्लॉट है, ए कैटेगरी में ₹20 पर स्क्वायर यार्ड, बी कैटेगरी में भी 20 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, और सी कैटेगरी में 10 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से टैक्स लगेगा। और अगर कोई मिक्स बिल्डिंग है जिसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं तो रेशो के हिसाब से जितना कमर्शियल है और जितना रेजिडेंशियल है वो रेट्स अप्लाई होंगे। इसी तरह डेवलपमेंट प्लॉट्स हैं और कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, अगर वो डेवलपमेंट का काम है और मिक्स हैं तो जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बनेंगी, और जितने एरिया में रेजिडेंशियल प्लॉट्स कमर्शियल प्लॉट्स बनेंगे, उन दोनों में उसी रेट के ऊपर वो अप्लाई होंगे। जो रेट प्लॉट्स का है उस पर प्लॉट्स का रेट लगेगा, और जो रेट कमर्शियल बिल्डिंग्स का है उस पर कमर्शियल बिल्डिंग का डेवलपमेंट रेट लगेगा। ये तो जी क्विक अपडेट थी जो टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदेमंद होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।